पाल दादभाव नरसंहार। ये जो पाल दादभाव नरसंहार है दोस्तों, ये कहां पर हुआ था, कब हुआ था? सबसे पहली बात, ये कब हुआ, कब हुआ? फिर आता है दोस्तों कहां हुआ, कहां हुआ? फिर आता है दोस्तों क्यों हुआ, क्यों हुआ? फिर आता है दोस्तों इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, इसमें दोस्तों कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई? दोस्तों कौन सी नदी के तट पर है, नदी कौन सी नदी के तट पर यह घटना घटित हुई, कौन सी नदी के तट पर यह घटना घटित हुई? तो इतने प्रश्न देखो, इतने से प्रश्नों में पाल दादभाव नरसंहार कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों पाल दादभाव नरसंहार की बात करें तो आप सभी को क्या ध्यान रखना है, पाल दादभाव नरसंहार सन 1922 में हुआ। दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर गौर से देखना है, सबसे पहले कहां हुआ दोस्तों पाल दादभाव नरसंहार? गुजरात में हुआ था। ये पहली बात, एक तो गुजरात में हुआ था, क्यों, किसके नेतृत्व में? मोतीलाल तेजावत जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं, उनके नेतृत्व में हुआ था। लगभग 1000 लोग मारे गए थे। दोस्तों कब हुआ था? तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लिए यही है। तो दोस्तों ध्यान रखिए 1922 में 7 मार्च को होता है। गुजरात का साबरकांठा जिला है, वहां पर यह होता है। क्यों होता है दोस्तों? तो सबसे बड़ी बात यही है, इसमें दोस्तों यहां पर कर न्याय देने की, भू राजस्व के विरोध में हुआ था। तो ध्यान रखिए कब हुआ है, तो हम कहेंगे 7 मार्च को हुआ था। कब हुआ? 7 मार्च 1922 को हुआ था। दूसरा प्रश्न कहां हुआ? तो दोस्तों साबरकांठा स्थान पड़ता है। साबरकांठा गुजरात का जिला है दोस्तों, साबरकांठा जिला है, कहां का है? गुजरात का है, वहां पर हुआ था। चलो ये भी देख लिया। फिर आता है क्यों हुआ दोस्तों? तो भू राजस्व के विरोध में। किसके दोस्तों? भू राजस्व विरोध के अंदर हुआ था। फिर आता है नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था दोस्तों? राजस्थान के थे मोतीलाल तेजावत। इन्होंने जो आदिवासी लोग हैं उनको एकत्रित करके ये किया था। फिर आता है मृत्यु कितने को हुई? कहते हैं 1000 लोगों पर दोस्तों गोलियां चलाई गई। 1000 लोगों की मृत्यु हुई गोलियों के कारण, गोलियां चला दी गई। तो अगर देखें तो दोस्तों अमृतसर के अंदर भी बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन कमेटी, हंटर कमेटी ने तो ये कहा था ना कि 379 लोगों की डेथ हुई है। तो दोस्तों फिर इसके अंदर अगर बात करें तो 1000 लोगों की डेथ हो चुकी थी। ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कौन सी नदी के तट पर यह घटना घटित हुई थी, तो आप सभी को इसके बारे में भी अच्छे रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। वारिस नदी है। कौन सी नदी है? वारिस है। ध्यान रखिए कौन सी नदी के तट पर यह घटना हुई थी? वारिस नदी के तट पर यह घटना घटित हुई थी। तो यह दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें दोस्तों तो यह कब आया था? तो आप जानते हैं 1773 में आया था, पहली बात। अब दोस्तों इसके अगर आप कुछ भी पढ़ोगे तो आप सभी को प्रावधान पढ़ने पड़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के। आपको मैं बता देता हूं इसके प्रावधान क्या थे, इसकी मुख्य बातें क्या थी। इसकी मुख्य बातें सिर्फ इतना बता देता हूं दोस्तों, आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है और 3 बातों से 2 प्रश्न और ध्यान रख लीजिएगा। 5 प्रश्न हमारे इससे बनेंगे, ज्यादा बातें इससे नहीं बनेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहली बात। सबसे पहली बात दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर होता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा उस समय 3 प्रेसिडेंसी होती थी हमारे, बंगाल, बंबई और कोलकाता। उन तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो दोस्तों उस समय इस एक्ट के माध्यम से, ध्यान रखिए यह दोस्तों पहला एक्ट है। ध्यान रखिए दोस्तों यह क्या है? ब्रिटिश सरकार का भारत के अंदर दोस्तों क्या है? पहला कानून कह सकते हो, भारत के अंदर पहला कानून। ध्यान रखिए पहला अधिनियम बोल सकते हो। ध्यान रखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ध्यान रखिए ब्रिटिश सरकार का पहला अधिनियम, पहला कानून आप कह सकते हो। सबसे पहली बात दोस्तों इसने क्या कर दिया, जो आप पढ़ते आए हो कि एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी, एक दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, एक दोस्तों बंबई होती थी। कौन सी होती थी? बंबई। इन तीनों के क्या होते थे दोस्तों? एक एक गवर्नर हुआ करते थे। तीनों के क्या होते थे दोस्तों? एक एक गवर्नर होते थे। अब सारे के सारे दोस्तों बराबर पद के हैं तो वो किसी के बात नहीं मानते थे, वो आपस में दोस्तों उनका तालमेल नहीं बैठता था। इसलिए दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा इन तीनों का दोस्तों ध्यान रखिए एक हेड बना दिया गया, जिसे क्या बोला गया। अब ध्यान रखिए दोस्तों गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल दोस्तों किसको बनाया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो दोस्तों गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन आया था हमारे भारत में? वारेन हेस्टिंग्स आया था, वारेन हेस्टिंग्स। तो आप सभी को ध्यान रखना है इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर को दोस्तों गवर्नर जनरल कहने लग गए। और भारत का पहला जो गवर्नर जनरल आया था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बिल्कुल, पहला तो हमने यहां पर देख लिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि तीनों मानते नहीं थे, इसलिए
जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कहा भी तीनों में से एक गवर्नर जनरल बनाओ और एक गवर्नर जनरल बना दिया, पहली खास बात है। दूसरी बात सुने, उन्होंने कहा कई बार क्या होता है कंपनी के जितने भी अधिकारी उनके बीच में लड़ाई हो जाती है तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करो। तो इसी अधिनियम के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। इसी के तहत क्या होती है, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। यह जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था यह केवल दोस्तों कोलकाता के लिए स्थापित किया गया था। किस लिए दोस्तों, कोलकाता के लिए स्थापित किया, कोलकाता नगर के लिए स्थापित किया गया था। यानी कि अन्य प्रेसिडेंसियों के मामले यहां पर नहीं सुने जाएंगे, केवल कोलकाता नगर के मामले यहां पर सुने जाएंगे। और खास करके दोस्तों अंग्रेजों के मामले सुने जाएंगे, हिंदुओं के मामले यहां नहीं सुने जाएंगे। यहां पर हिंदुओं के मामले नहीं सुने जाएंगे और यहां पर जो भी निर्णय आएगा वो अंग्रेजी कानून के तहत होगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो किसके तहत लिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए, अंग्रेजी कानून के तहत लिया जाएगा। किसके तहत लिया जाएगा, अंग्रेजी कानून के तहत निर्णय लिया जाएगा। ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है, वो कानून किस अंग्रेजी कानून के तहत निर्णय लिया जाएगा। अगर दोनों पक्ष सहमत है, मान लीजिए कोई हिंदुओं के बीच में लड़ाई हो गई है, मुस्लिमों के बीच में लड़ाई हो गई है, अगर दोनों पक्ष सहमत है तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी दोस्तों सुनवाई हो सकती है। और इस सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, ध्यान रखिए, इसमें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था एलिजा एम्पे को। मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, एलिजा एम्पे को बनाया गया। किसे बनाया गया, एलिजा एम्पे को बनाया गया दोस्तों पहला। और इसमें अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 क्या थे दोस्तों, इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहां पर हमने 2 निर्णय भी देख लिए। कितने अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो देख सकते हैं हमने दोस्तों एक तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक बात तो ये देख ली, एक बात हमने ये देख ली। अब तीसरा सुने दोस्तों, तीसरा इसके माध्यम से क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों जो भी कंपनी के अधिकारी थे, जो भी कंपनी के अधिकारी थे दोस्तों, उनके ऊपर क्या रोक लगा दी गई। ध्यान रखिए दोस्तों, सारे के सारे कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार करते थे। क्या करते थे दोस्तों, निजी व्यापार करते थे। तो निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। निजी व्यापार पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। एक दोस्तों जैसी निजी व्यापार पर रोक लगाई गई तो अधिकारी किसी न किसी प्रकार से बोले भी पैसे तो कमाएंगे। तो दोस्तों जब उनसे कभी यह पूछा जाता भी तुम्हें इतने पैसे कहां से, तो वो क्या बोलते, मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने तो मेरे को गिफ्ट दिया है, लगातार ये बोलते थे। तो इस अधिनियम के माध्यम से दोस्तों उपहारों पर भी रोक लगा दी गई। उपहारों पर भी क्या लगा दी गई दोस्तों, उपहार पर भी रोक लगा दी गई। आज भी कोई भी सरकारी अधिकारी उपहार नहीं ले सकता, वर्तमान में भी ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चला रहा है। तो 3 मुख्यतः इसकी निर्णय हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला दोस्तों कि बंगाल, मद्रास, बंबई दोस्तों 3 उस समय प्रेसिडेंसी होती थी, तीनों में एक एक गवर्नर होता था। और आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, इन गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल बनाया गया था इसी के तहत, जिसका नाम क्या था, वारेन हेस्टिंग। दूसरा आया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करो और केवल कोलकाता नगर में करो, जिसमें सिर्फ कोलकाता के ही निर्णय सुनाए जाएंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक कि दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान होनी चाहिए हमें, वो बात क्या है, जो गवर्नर जनरल बनाया गया था इसके लिए दोस्तों 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी। इसके लिए 4 सदस्यों की क्या बनाई गई थी, कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था, कार्यकारी परिषद का। यानी कि वारेन हेस्टिंग की मदद के लिए एक कार्यकारी परिषद होगी जिसमें 4 सदस्य होंगे और इसमें बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। जिसमें दोस्तों किससे निर्णय होगा, बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। यह भी बात ऐड थी। तो हमारे पास दोस्तों इतनी सी बातें थी, रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित हमने यहां पर बात कर ली है। किससे संबंधित, रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित बात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने यहां पर अच्छे रूप से दोस्तों जो पाल दादवा नरसंहार उसके बारे में बात की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।